ओम शांति। ब्रिटिश राज में भारत अलग अलग प्रोविंसेस तथा रियासतों में बटा हुआ था, जिसमें सिंध भी एक प्रोविंस हुआ करता था। पार्टीशन के पहले सिंध भी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था और इसी सिंध प्रांत में हैदराबाद और कराची डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। तो चलिए आज हम साक्षात्कार करते हैं साकार बाबा के समय का हैदराबाद, सिंध और कराची। 1947 पार्टीशन के पहले हैदराबाद की आबादी 2 लाख से भी कम हुआ करती थी। तो सोचिए 1936-37 में बाबा के ज़माने में हैदराबाद की आबादी लाख से भी कम रही होगी। सड़कें चौड़ी और साफ सुथरा हुआ करती थी। कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं हुआ करता था, क्योंकि बाइक, स्कूटर और ऑटो रिक्शा का ज़माना नहीं था। सड़कों पर लोग अक्सर पैदल ही चलते दिखाई देते थे और सवारियों में केवल बगियां या टांगे या तो कभी कभी पुरानी कारें दिख जाती थी। 1910 या 20 के दशक के अगर हम फोटोज देखते हैं तो लोग अक्सर करके पगड़ी या तो टोपी में नजर आते थे। और सामने हम देख रहे हैं बाबा का फोटो। ब्रिटिश राज में उन दिनों हैदराबाद में बहुत खूबसूरत बागान, गार्डन्स हुआ करते थे, लाइब्रेरीज हुआ करती थी। हैदराबाद जैसे बगीचों का शहर था। कल्पना कीजिए कि भरी दोपहरी में आप हैदराबाद के किसी छत पर खड़े हैं तो कुछ ऐसा नजारा दिखाई देगा। हर घर के छत पर मंग लगे हुए दिखाई देते थे। हैदराबाद की गर्मियों में बहती हुई ठंडी हवा मंग में प्रवेश करती थी और बिना किसी एसी के कमरे में ठंडक बनी रहती थी। आप देख सकते हैं कमरे के अंदर से मंग कैसा दिखाई देता है। मंग का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बाबा का लौकिक घर यशोदा निवास में भी मंग लगा हुआ करता था। हैदराबाद में दिन भर भले कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, शाम होते होते हल्की हल्की ठंडी हवा बहना शुरू होती थी। सिंधु नदी के किनारे गिद्दू बंदर पर एक पार्क हुआ करता था और जो रईस या अमीर हुआ करते थे अपनी कार या गाड़ियां लेकर शाम का लुत्फ उठाने चल देते थे। लेकिन गिद्दू बंदर जाने के लिए एक लंबी सड़क हुआ करती थी जिसे ठंडी सड़क कहा जाता था। इसे ठंडी सड़क इसलिए कहा जाता था क्योंकि सड़क पर छायादार वृक्ष लगा हुआ करते थे। जब ब्रह्मा बाबा को वैराग्य आया तब बाबा अपने नौकर को कहते और गाड़ी लेकर सिंधु नदी के किनारे निकल जाते। कई घंटों बाबा सिंधु नदी के किनारे व्यतीत करते और देर तक सिंधु नदी को निहारते ही रहते, क्योंकि बाबा के जीवन में वैराग्य आ चुका था। सिंधियों के इतिहास की बात करें तो सिंधियों में ब्राह्मण और वैश्य भी आते हैं। और अगर ब्राह्मणों की बात करें तो बाबा अक्सर करके मुरलियों में जिक्र करते हैं कि ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं, सारस्वत और पुष्करणी। सारस्वत ब्राह्मण वो ब्राह्मण होते हैं जो उस जमाने में सरस्वती नदी के किनारे बस गए, और पुष्कर ब्राह्मण वास्तव में सिंधी ब्राह्मण होते हैं जो सिंध, हैदराबाद के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर वैश्यों की बात करें तो लोहाना सिंधियों में 2 श्रेणियां या 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं आमिल और दूसरे होते हैं भाईबंद। आमिल अधिकतर पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करते थे। वे अक्सर वकील, डॉक्टर इत्यादि पेशों को अपनाते थे, लेकिन भाईबंद पढ़ाई में इतनी रुचि नहीं रखते थे। थोड़ा पढ़कर अपना बिजनेस चालू कर देते थे। शायद ही कोई भाईबंद कन्याएं होती थीं जो मैट्रिकुलेशन पास करती थी। लेकिन भाईबंद भारत के बाहर के देशों में हांगकांग, जापान, सिंगापुर, चाइना, अफ्रीका आदि जाकर खूब पैसा कमाकर लगभग 2.5 से 3 साल के बाद सिंध वापस लौटते थे और फिर कुछ महीने रहकर वापस चले जाते थे। जब भी ये लौटते थे तो अपने साथ बहुत सारे विदेशी गैजेट्स और खिलौने भी लेकर आते थे। सिंध के जो लोग बिजनेस के लिए विदेश या विलायत जाते थे उन्हें सिंधी लोग अपनी भाषा में सिंध वर्की कहा करते थे।
ब्रह्मा बाबा लौकिक में वैष्णव संप्रदाय के थे तथा भाई बंद कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। काका मूलचंद, जिन्हें लोग मूलचंद अजवारो कहते थे, जो कि हाथी दांत या आइवरी के मर्चेंट थे। उस जमाने में भाईबंद और आमिल कम्युनिटी में हाथी दांत के ऑर्नामेंट्स खूब चलते थे। शहर हाला से लेकर बंबई तक इनका बिजनेस चला करता था। ओल्ड सिविल हॉस्पिटल वहीं उनकी कोठी हुआ करती थी। आप अपना सारा समय दीन दुखियों की सेवा में व्यतीत करते थे। ब्रह्मा बाबा इनकी कोठी पर अक्सर जाया करते थे और परोपकार के कार्य में पूरा सहयोगी बनते थे। ब्रिटिश राज में 1896-97 में एक तरफ सूखा था, अकाल पड़ा, फेमाइन, लाखों लोग भूखे मर रहे थे, और दूसरी तरफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में प्लेग की महामारी ने घेर लिया। सामने आप देख रहे हैं, कई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कराची में ब्यूबोनिक प्लेग का प्रभाव 1897 के ओरिजिनल फोटोग्राफ हम देख रहे हैं। काका मूलचंद तथा प्रसिद्ध समाज सुधारक दीवान दयाराम गिडुमल अपनी दुकानें खुली रखते थे और आधी कीमत में शरणार्थियों को अनाज दिया करते थे। कुछ समय की महामारी में काका मूलचंद ने हजारों रुपये खर्च कर दिए। ब्रह्मा बाबा काका मूलचंद के विशेष स्नेही थे। वे उनके हर परोपकार में उतने ही सहयोगी थे। बाबा गुप्त दान में भी कभी पीछे नहीं हटते। काका मूलचंद ने अपना धन परोपकार के अलावा स्वतंत्रता संग्राम में भी लगाया था। हैदराबाद के गांधीवादी भाई प्रताप डीएल दास, जो कि गांधीधाम कंडला के निर्माता थे, काका मूलचंद के करीबी मित्र थे। जनवरी 1934 में काका मूलचंद ने अपना शरीर छोड़ा। बाबा का वैराग्य बढ़ता ही गया। यज्ञ इतिहास में हम पढ़ते हैं कि बाबा ने इन्हीं के मृत्यु दशा का साक्षात्कार किया था। कैसे आत्मा अंगूठे से लेकर भ्रुकुटी तक चेतना को समेटते हुए इस शरीर का त्याग करती है। सामने आप देख रहे हैं हैदराबाद स्टेशन, जिसके पास ही पक्का किला है। इस किले के दरवाजे के सामने एक लंबी सड़क है, जिस पर राजाओं के जमाने में सवारियां आया जाया करती थी। इस सड़क के किनारे बाजार लगा करती थी, इसलिए इस सड़क को शाही बाजार कहा जाता था, जो लगभग 2 किलोमीटर लंबी है। यह सड़क नवल राय टावर मार्केट पर खत्म होती है। गर्मी और बारिश से बचने के लिए शाही बाजार की दुकानें छत्तेदार हुआ करती थी। पार्टीशन के पूर्व शाही बाजार को क्रॉस करती हुई कई लेन्स या गलियां हुआ करती थी, जिन्हें घिट्टी भी कहा जाता था, जैसे आडवानी लेन, मनसुखानी लेन इत्यादि। और उसी प्रकार शहर के बीचों बीच एक और गली हुआ करती थी, जिसका नाम था खाटूबंद लेन। खाटूबंद लेन थोड़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में शहर के एकदम बीचों बीच थी। उसके आसपास बाबा के जमाने में दुकानें हुआ करती थी, और इस लेन के दूसरी तरफ मुखी की लेन थी, जहां एंटी ओम मंडली का मुखिया रहा करता था। खाटूबंद लेन में 2 मकानें यज्ञ इतिहास के तौर पर महत्वपूर्ण गिनी जाती थी। एक यशोदा निवास और दूसरा लाखा भवन। सामने आप देख रहे हैं, संभवतः यह वही मकान है, यशोदा निवास। ऊपर बालकनी से बाहर का दृश्य देखा जा सकता है, लेकिन ड्रामानुसार आज से लगभग 10 वर्ष पहले यह मकान अभी नहीं रहा, और ना ही हैदराबाद अब पहले जैसा रह गया है। पार्टीशन के बाद भारत के मुसलमान जो पाकिस्तान जा बसे, जिन्हें मुहाजिर भी कहा जाता है, उन्होंने सारी आलीशान मकानों को अपने नियंत्रण में कर लिया। सारी गलियां भीड़ से भरी हुई, और ना वहां की सरकार ही इन इमारतों को मेंटेन या सुरक्षित रख पाई है। इसलिए यहां पर विजिट करने की कोशिश व्यर्थ ही होगी। ये तो हम बाबा के उस जमाने के हैदराबाद का जिक्र या वर्णन कर रहे हैं। दूसरा मकान लाखा भवन, जिसे ओम मंडली के नाम से भी जाना जाता था। जैसे कई ब्रह्मा कुमारी इसको
ओम शांति के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार उन दिनों इस बिल्डिंग को ही ओम मंडली कहा जाता था, जिसे हम सत्संग भवन या लाखा भवन के नाम से भी जानते हैं। 21 जून शाम को लाखा भवन को आग लगाने का प्रयास किया गया था, जिसके पश्चात यज्ञ शहर के किनारे ओम निवास में शिफ्ट हो गया। सामने हम देख रहे हैं लाखा भवन की दिनचर्या। उन दिनों सत्संग हफ्ते में केवल 3 दिन हुआ करता था। क्लास 2 घंटे की हुआ करती थी। रविवार, मंगलवार और गुरुवार सुबह 7:30 से 9:30 2 घंटे के लिए और शाम को 6:30 से 8:30 2 घंटे के लिए। सत्संग में आने वालों के लिए डिसिप्लिन भी हुआ करता था। बड़ी दीदी और जसोती बहन, जो कि शांतामणि दादी की भाभी हुआ करती थी, गेट पर अक्सर तैनात रहती थी। हर एक स्टूडेंट्स को खान पान की शुद्धि का नियम पालन करना होता था। उन्हें डायरी और पेन भी दिया जाता था। शौक के ड्रेसेस या पुराने मैले कुचले ड्रेसेस को छोड़ स्वच्छ ड्रेसेस धारण करने होते थे। और कितना भी दुख आ जाए, किसी भी माता को रोना अलाउड नहीं था। तो ये कुछ एक डिसिप्लिन सत्संग भवन या लाखा भवन के हुआ करते थे। हैदराबाद में बहुत सारी सड़कें सीधी न होकर ढलान नुमा हुआ करती थी, जिन्हें इंग्लिश में इंक्लाइन या अन्य भाषाओं में चारी भी कहते थे। जैसे बचल शाह इंक्लाइन, जहां दादी चंद्रमणि और शांतामणि भी रहती थी। लोकमान्य तिलक के नाम से तिलक इंक्लाइन या तिलक चारी, जिसके पास बड़ी दादी और मम्मा का भी स्कूल था, जिसका नाम था कुंदनमल गर्ल्स हाई स्कूल। और उस जमाने में मम्मा और दादी सखियां हुआ करती थी। तो चलिए साक्षात्कार करते हैं और उन बचपन के दिनों को याद करते हैं जब मम्मा और दादी अपना समय व्यतीत करती थी। कुंदनमल गर्ल्स हाई स्कूल।
सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही जमाने, यही जमाने। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। सिंधी पॉलिटिशियन तथा सिंधी विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कुमारी जेठी सिपाही मलानी भी इसी स्कूल में पढ़ी थी। ओम मंडली के सिलसिले में इनका भी ब्रह्मा बाबा से कई बार मिलना जुलना हुआ करता था। याद रहे, बहुत कम लोग जानते हैं, इसी तिलकचारी के पास एक और स्कूल हुआ करता था जिसका नाम था शक्ति स्कूल, जहां दादी जानकी जी पढ़ा करती थी। कितनी विचित्र बात है, बचपन में भी सभी की सभी दादियां आस पास में ही पढ़ा करती थी। उस जमाने में मम्मा हारू साधवानी पारो में रहती थी और दादी प्रकाशमणि ओल्ड हॉस्पिटल के पास रहा करती थी। सामने हम देख रहे हैं, उस जमाने में कई सिंधी नानकपंथी भी हुआ करते थे। हैदराबाद के कई घरों में गुरु ग्रंथ साहब, जपजी साहब और सुखमणि का पाठ हुआ करता था। सिंधी या तो झूलेलाल के मंदिर में जाते थे या तो विशेष सिंधी मंदिर, जिसे टिकाणा भी कहते हैं, उसमें जाते थे। टिकाणा माना ठिकाना या रहने का स्थान। टिकाणे में गुरु ग्रंथ साहब की किताब हुआ करती थी और अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थी। प्रवचन के बाद भोग या प्रसाद लगाया जाता था, जो कि अक्सर घी, शक्कर और आटे का बना हुआ करता है, जिसे कणा प्रसाद भी कहते हैं। हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंटी ओम मंडली वालों ने कुछ सिख भाइयों को उकसाया था। कोर्ट में मम्मा जब पेश हुई थी तो गुरु ग्रंथ साहब और कणा प्रसाद के बारे में उनकी आस्था के संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और मम्मा ने बड़ी ही युक्ति युक्त उत्तर दिया था, किताब और प्रसाद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गुरु ग्रंथ साहब में दी गई शिक्षाओं को अनुकरण में लाना, और यही सच्ची आराधना है। शाही बाजार के खत्म होते ही शहर के एक कोने में अलग से आमिल कॉलोनी और हीराबाद भी हुआ करता था। मैं हीराबाद का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाबा ने अज्ञान काल में अपनी सुपुत्री, जिन्हें हम निर्मल शांता दादी के नाम से जानते हैं, उनका ब्याह मुखी परिवार में मुखी मोतीराम धनराज मल से किया था। सामने आप देख रहे हैं, एक तरफ मोती मुखी और दूसरी तरफ उनके बड़े भाई आसूदोमल, जो कि बड़े धनाढ़ मुखी परिवार से थे और सीरिया में इनका बिजनेस हुआ करता था। आप देख रहे हैं इंडियन स्टोर के बाहर का यह दृश्य डेमेस्कस सीरिया का है। और इस चित्र में आप देख रहे हैं बीच में दादी निर्मल शांता, युवा दादी निर्मल शांता और उनकी ननद। दादी का ब्रह्मा बाबा से लौकिक में इतना स्नेह था कि वे रोज रात्रि डिनर के लिए हीराबाद से कार लेकर खाटूबंद लेन में जाया करती थी। सामने आप देख रहे हैं निर्मल शांता दादी की सासू माँ, जिन्हें परिवार के सभी सदस्य अम्मी कहा करते थे और अम्मी का ब्रह्मा बाबा से विशेष स्नेह था। और इस चित्र में आप देख रहे हैं बड़े ही रेयर फोटोग्राफ, एक मां के रूप में निर्मल शांता दादी की गोदी में छोटी बच्ची रत्ना। परिस्थितियां बदली, वैराग्य जागा और निर्मल शांता दादी मुखी परिवार को छोड़ बाबा के घर में आ गई।
मुखी चाहते थे कि बच्ची उनके पास हो, लेकिन कम उम्र होने के कारण फैसला इनके पक्ष में आया। वे चाहती तो छोटी बच्ची को अपने पास रख सकती थी, लेकिन अम्मी ने बाबा से रिक्वेस्ट की। निर्मल शांता दादी की क्या वह निर्मोही अवस्था थी। अपने पक्ष में आए हुए इस मामले को भी छोड़ इस मोह जीत माता ने अपनी सुपुत्री तक का भी त्याग कर दिया। कहाँ हीरे जवाहरात और महंगी साड़ियों को छोड़ साधारण जीवन अपना लिया, अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। इतना बड़ा त्याग करने के पश्चात विश्व कल्याण के कार्य में बाबा की सहयोगी बन गई। बड़ी होने के बाद भी छोटी बच्ची रत्ना इनसे मिलने तथा बाबा से भी मिलने आया करती थी। वह न्यारी और प्यारी अवस्था आप इनके चेहरे से देख सकते हैं। निर्मोही अवस्था की एक अनूठी मिसाल दादी निर्मल शांता।